हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। टॉप 20 के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक और मंथली एक्सपायरी सामने खड़ी है। इस बार बीएसई के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने आज आ रहे होंगे, तो सेशन तो इंपॉर्टेंट है। कल रात में सबकी नजरें थी यूएस फेड के फैसले पे, तो ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो बैक टू बैक फिफ्थ बैठक हो गई जब ब्याज दरें स्टेटस को थी। पर क्या है, जेरोम पॉवेल साहब के और उससे पहले अपने को आइडिया रहता था कि आने वाला समय रहेगा कैसा। अब केविन वॉश के साथ इन्होंने पहले ही बता रखा है, फेड का काम नहीं है बाजार को तैयार करना, पहले से मार्केट को डायरेक्शन देना फेड का काम नहीं है। तो उन्होंने कह रखा था, वैसे ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बता नहीं रहे हैं तैयारी क्या कर रहे हैं, आगे क्या होगा। तो स्ट्रीट को थोड़ा सा इनकी कार्यकाल में अपने आप को रीएडजस्ट करना है। तो कल दबाव था, अनसर्टेनिटी बाजार को पसंद नहीं आती है भाई साहब। तो यूएस के मार्केट धुल गए कल। तीनों बेंचमार्क्स मेरे ख्याल से 1.5 से 2.25% दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। उधर अब तक ईरान परेशान कर रहा था, तो अब यूएस ने रिटेलिएट कर दिया। तो यूएस के रिटेलिएशन से क्या हुआ कि कच्चा तेल $90 87 पे छोड़ा था कल हमने 3:30 बजे, 90 पे खड़ा हुआ इस समय सुबह सुबह मिलेगा आपको। तो सब सरदर्द थोड़ा सा बढ़ रहा है। हालांकि उन सब के बावजूद गिफ्ट निफ्टी बुरा नहीं है। जब मैं सुबह से कह रहा हूं 1/4% के आसपास का दबाव, तो हल्के हो रहे होंगे लेकिन बहुत ज्यादा पेन में नहीं है। एटलीस्ट इस समय सुबह के इंडिकेशंस ऐसे हैं। भाई साहब, ऐसे में आज का मूड और खिलाड़ी कौन से है? बिल्कुल, मूड थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 दिनों से आप देखें तो मार्केट संभलने का प्रयास कर रहा है और काफ़ी सारे स्पेसेस हैं, स्टॉक्स हैं। एक तो अब तक हमें आईटी स्टॉक्स का पुश मिल रहा था, अब आज वो पुश मिल पाएगा कि नहीं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि नतीजों के लिहाज से आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि बड़े मूव्स यहाँ पर नजर आएंगे और बिल्कुल देख भी रहे हैं जहाँ पर नतीजों का कंफर्ट है। मिसाल के तौर पर आप देखिए केपीआईटी टेक नतीजे कितने खराब थे, लेकिन मैनेजमेंट की कॉमेंट्री बढ़िया लगी मार्केट को, तो स्टॉक में एकाएक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला। वो जब क्या बहती गंगा में से बिरला सॉफ्ट के नंबर खराब थे। हाँ, कल आईटी ऐसा चला कि वो भी 3% ऊपर। हाँ तो पूरे स्पेस का फायदा यहाँ पर कुछ स्टॉक्स को मिल रहा है। ऐसे में शुरुआत मैं करूंगा सबसे पहले एशियन पेंट्स के साथ, और एशियन पेंट्स में डे 2 का एक्शन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कल नतीजे आए थे और नतीजे काफ़ी पैरामीटर्स पर आप देखें तो थोड़े से स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स हैं। हालांकि अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें तो ये मार्केट के अनुमान से कम था, लेकिन कल 2-3% की तेजी के बाद स्टॉक में ऑफ हाइज का एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिले। आज जब आप ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो ज़्यादातर रिपोर्ट्स में ही कहा जा रहा है कि जो कंपिटिटिव इंटेंसिटी थी काफ़ी ईज आउट हो चुकी है। इनकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, मार्जिन्स है, लेकिन आगे जाकर कैसा इम्पैक्ट यहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट के लिहाज से देखने को मिलेगा ये तो कहना फिलहाल के लिए मुश्किल है। लेकिन ग्रोथ को लेकर आप देखें तो ये निश्चित नज़र आ रहे हैं। तो इसी के चलते सबसे पहले एशियन पेंट्स है। आज डे 2 का एक्शन है। गिफ्ट निफ्टी आपको तकरीबन 62 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। स्टॉक को रडार पर रखेगा, मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है TIL लिमिटेड, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, ये पहले इसका नाम हुआ करता था। काफी इसमें बहुत वॉल्यूम हुए हैं, गजब की वॉल्यूम हुई है। और उसके पीछे कारण ये है कि जो मधु केला जी का सिंगुलैरिटी इक्विटी फंड है, इसने करीब 5,27,000 शेयरों की खरीदारी की है। और बड़े फंड एक्शन, बड़ा प्राइस वॉल्यूम सर्ज ऑलरेडी देखने को मिला था। जब इसमें ब्लॉक हुए थे तो उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आई थी और उसके बाद जैसे ही मार्केट को थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया कि हाँ कोई बड़े निवेशक के स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं, बहुत बड़े मैसिव सर्ज वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। 13% ऑलरेडी कल चल चुका है, लेकिन नाम बड़ा जुड़ा है तो बड़ी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। TIL ये दूसरा स्टॉक है, इन ग्रीन रख दिया। अच्छा, एक ही निफ्टी का नंबर बचा रह गया था। कल 4 आने थे, 3 तो बाजार के दौरान आ गए, एक बचा था वो आइशर मोटर्स। तो उसी के साथ शुरुआत कर देता हूं यार। अच्छे नंबर्स है, मैं ऐसा कह रहा हूं डिलीवर्ड। आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने डिलीवर करके दिया। और एक चैलेंजिंग मैक्रो एनवायरनमेंट पर अभी कच्चे तेल की कीमतों की बात हो रही थी, तो बढ़ी हुई कच्चे तेलों की कीमतों के बावजूद एक डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करा है, इसीलिए ग्रीन कर रहा हूं। आय 31.5% बढ़ी, इबीटा 32.25% बढ़ा। तो क्या हुआ, 23.9% वाले मार्जिन बढ़ के 24% पे आए, 10 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में। और मुनाफा 21-22% बढ़ता हुआ। कैपेसिटी एडिशन ऑन ट्रैक है, तो अगर जैसा कहा जा रहा है कि बड़ी स्ट्रांग डिमांड आनी है तो उसके लिए एकदम तैयार है। तो नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं आइशर मोटर्स के, एटलीस्ट डिलीवर करा हुआ है, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं, कोई कंप्लेंट नहीं नंबर्स से। दूसरी तरफ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बैठ जाता है कच्चे तेल का। हालांकि वो खराब इंपैक्ट वाले भी स्टॉक्स होंगे, लेकिन अब वो बताने का तरीका जब रखना ही है एक, तो फिर अच्छी बात कर लेते हैं। तो ONGC को इन ग्रीन कर दिया भाई। $3 कच्चे तेल में उछाल डाइजेस्ट करना है, धीरे धीरे कच्चा तेल इंच अप हो रहा है। जब कच्चा तेल करेक्ट हो रहा था ना, तब भी समीकरण ऐसे नहीं थे कि इतना करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि हम लोग रोज सुबह इसलिए 2 दिन से चर्चा कर रहे थे ग्लोबल क्यूज में कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही नहीं है, रेड सी पे अभी भी हौथियों का अटैक चल रहा है, फिर भी कच्चा तेल ऐसा कोलैप्स हो रहा था जैसे कि सब नॉर्मल हो गया है। अब वो धीरे धीरे इंचअप कर रहा है, हालांकि टचवुड बहुत ज्यादा मीनिंगफुली इंचअप नहीं हुआ है, अभी भी 90 के शेड नीचे ही है। लेकिन खैर ओएनजीसी को इनग्रीन कर दिया है क्योंकि ईएनपी कंपनीज के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव तो हो ही जाता है। अनटिल अनलेस क्रूड एलिवेटेड लेवल्स पे लंबा समय रहे तब तो एक्चुअल फायदा होगा, पर अभी सेंटिमेंट्स के हिसाब से मैं ग्रीन कर देता हूं। अगले दो कौन से? अगले दो स्टॉक हैं, फोकस रखिएगा, आपको नज़र रखनी चाहिए कुछ और नतीजे वाले स्टॉक के साथ। डाबर यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। अच्छा, डाबर में ट्रिकी है सिचुएशन, कहना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। कारण क्या है कि वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से सिर्फ आप देखेंगे इस नंबर्स को जज करके तो आपको लगेगा कि नहीं, अनुमान से कमज़ोर है। लेकिन डाबर में आप खास बात देखें कि इंटरनेशनल ऑपरेशन जो इनके वो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं और वो एक टेलविंड की तरह आ रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं सब बता रहे हैं कि नतीजे ऑलमोस्ट इनलाइन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो ग्रोथ को लेकर गाइडेंस है इसे बरकरार रखा गया है, मेंटेन रखा गया है। तो देखेंगे स्टॉक में कैसा रिएक्शन। हालांकि क्या ना, एफएमसीजी स्टॉक से पहले हम इतना रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं करते थे, लेकिन क्वार्टर 1 में एचयूएल ने तो एकदम डरा कर रख दिया था। नतीजों के बाद 7-8% की गिरावट आ गई। ट्रिकी है सिचुएशन, थोड़ा सा रिस्की है, कहना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं इसके लिए डाबर इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। अगला स्टॉक है और इस स्पेस के सभी स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। कल केन्स टेक में आप देखें क्या बड़ा मूव देखने को मिला। बाजार की क्लोजिंग में सिरमा एसजीएस के नंबर्स आए थे, वहाँ पर एक बड़ा सर्ज है। अब आज दरअसल दो कारण, एक तो डिक्सन टेक टेक्निकल्स ठीक ही हैं, अब बड़ी गिरावट के बाद कंसोलिडेशन फिर रिवर्सल के संकेत। अब यहाँ पर एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि सरकार की तरफ से जो डेडलाइन थी मैंडेटरी बीआईएस कंपलसरी रजिस्ट्रेशन टेलीविज़न सेट्स के लिए, ये अगर आप देखें तो एक्सटेंड यहाँ पर कई कर दी गई। तो इसके चलते क्या होगा कि जो भी टीवी इंपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको थोड़ा सा तैयारी के लिए और समय मिल जाएगा। हालांकि बहुत ही ऑपरेशनल टाइप की खबर है, ज़्यादा इम्पैक्ट पूरी तरीके से होता नहीं है, लेकिन खबर आई है तो एटलीस्ट ये स्टॉक रडार पर रहेंगे। कल 2.5-3% की तेज़ी थी। डिक्सन टेक इस स्टॉक को भी रडार पर रखेगा। अच्छा, दो खबरें हैं, दोनों को ऐसा रखिएगा कि सिर्फ वॉच पे, पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे। एस्ट्रल पहला है, इन्होंने एक डीमर्जर का प्लान अनाउंस करा था, कहा था अपने केमिकल बिजनेस को एस्ट्रल केमी नाम की कंपनी में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद स्टॉक खूब धुला, याद होगा आपको उस दिन। सरप्राइजिंगली ऐसा लगा कि डीमर्जर, वैल्यू अनलॉकिंग, सारा प्रपोजिशन तो ठीक दिख रहा है, स्टॉक की पिटाई हुई। और जब परेशानी बढ़ी तो मैनेजमेंट ने कहा कि भाई हम लोग अभी डीमर्जर के साथ नहीं जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट रिव्यू कराएंगे कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद फैसला लेंगे। जब ऐसा कह दिया था तो उससे स्ट्रीट को लग गया था ये लैच ऑन कर रहे हैं कोई ऐसी चीज पे जिसके चलते डीमर्जर को वापस रोल बैक कर लें। स्टॉक का 3-6 महीने का चार्ट रखिएगा, वो रिकवरी सॉलिड ऑलरेडी प्ले आउट हो गई है आज कल शाम के अनाउंसमेंट से पहले, इसलिए मैंने कहा सिर्फ दृढ़ा पे रखिएगा। अब ये कह रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पे इंडिपेंडेंट कंसल्टेशन जब हुआ, एनालाइज किया गया, तो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन पे हम अब उस डीमर्जर के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अनटिल अनलेस केमिकल बिजनेस एक स्केल अचीव कर ले तब तक शायद इस बात का लॉजिक नहीं है। खबर अच्छी है, अच्छी इस बात से है कि मैनेजमेंट ने लॉजिक समझा, स्ट्रीट क्यों पनिश कर रही है, और उसके बाद रिव्यू करा और इस फैसले को वापस लिया। पर ये ऑलरेडी बाजार डिस्काउंट करके चल रहा था जब इंडिपेंडेंट एडवाइजर को रख लिया है कि ये तैयारी हो रही है, तो स्टॉक ऑलरेडी रिकवर कर चुका है, इसलिए मैं ग्रीन रख रहा हूं खबर बताने के लिए। आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा, खबर अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब जिससे सरदर्द था स्ट्रीट को, वो रोल बैक करना अपने आप में ठीक है, अच्छी खबर है। हिंद रेक्टिफायर्स खूब चला हुआ स्टॉक है भाई साहब, लेकिन कल शाम को इन्होंने अपडेट दिया कि पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स से इनको ऑर्डर मिलता हुआ, पहला ऑर्डर रिसीव करा है ट्रैक्शन मोटर असेंबलीज के लिए। ये ऑर्डर बैक करते हुए इन ग्रीन कर दिया। ऑर्डर का साइज वाइज मेंशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगले दो कौन से? अगले दो स्टॉक हैं, फोकस रखेगा आप मनप्पुरम फाइनेंस पर। एक तो थोड़ा सा सोने में हल्का सा इंचअप कल देर रात को हमने देखा था, तो एक इम्पैक्ट ये भी आजकल क्या ना, मार्केट पूरी तरीके से कोरिलेशन ले रहा है। जब जब सोने की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट आ रही है, इन स्टॉक्स में गिरावट है, रिकवरी आ जाती है तो थोड़ी सी रिकवरी इन स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो गोल्ड फाइनेंसिंग है ना, एक लोन कैटेगरी के लिहाज से पर्सनल लोन के बाद सबसे ज़्यादा मैसिव सर्ज ग्रोथ इसी के एयूएम में देखने को मिल रही है।
आप पिछले 3-4 सालों में देखिए, इनफैक्ट अभी फेडरल बैंक के Q1 के नंबर्स आए थे, तब उसमें गोल्ड फाइनेंसिंग में तकरीबन 33% की, पिछले साल 33%। और ऐसा नहीं कि पिछले साल का कोई छोटा बेस था, जिस हिसाब से लगातार गोल्ड फाइनेंसिंग बढ़ता जा रहा है देश में, इनको फ़ायदा हो रहा है। और 3 महीने में 25-26% की तेज़ी मनप्पुरम फाइनेंस में देखने को मिल रही है। अनडिस्प्यूटेड टेक्निकल स्ट्रेंथ है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो इसी के चलते मनप्पुरम फाइनेंस इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। दूसरा स्टॉक है TBO टेक, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा और नतीजे बढ़िया साइड पर देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक मार्जिन ऐसे है जहाँ पर थोड़ा सा सीमित एक्सपेंशन है, 14.4% से 14.9%। बाकी एबिटा आप देखें तो तकरीबन 87% है, रेवेन्यू में 81% की बढ़त है, मुनाफा 32% बढ़ा हुआ है। तो TBO टेक नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, तो इस स्टॉक को भी रख दिया इन ग्रीन। अच्छा, रेडिंगटन रखिए रडार पे। रडार पे वैसे मंगलवार की दिन भी था, सोचा था टीम में ऐड करूंगा, क्योंकि उस दिन ग्लोबल हेडलाइंस क्या थी, एप्पल ने $5 ट्रिलियन के मार्केट कैप को पार करा था। पर जब ये टीम में लेने जा रहा था तो रियलाइज किया कि रेडिंगटन के नंबर्स आने वाले हैं, तो छोड़ दिया था। रेडिंगटन के नंबर्स आ गए, बढ़िया नंबर्स हैं। कल शाम को जो अनाउंस करे, आय में 35% का जंप, किसी भी क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिपोर्ट करा। 35% की आय के सामने एबिटा 77% का जंप है। मार्जिन 1.5% से बढ़ के 2% पे पहुंचते हुए 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। अच्छा, कई लोग कंप्लेंट करेंगे कि मार्जिन तो वेफर थिन है। भाई साहब, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में मार्जिन इसी तरह के होते हैं। तो वो फिर भी 1.5% के 2% कर रहे हैं और मुनाफा 77% जंप करा, जो कि अपने आप में वो हाईएस्ट एवर है। और ड्राइव कर रहा है ये ग्रोथ इनके कंज्यूमर टेक, यानी कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स का धंधा, और एंटरप्राइज IT, वो क्लाउड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों में अच्छा मोमेंटम था। रेंटन के नंबर्स अच्छे इसलिए ग्रीन है। मॉइल के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। मैंगनीज ओर, आय 6.5% का जंप, इबीटा उसके सामने 72% बढ़ा, तो 22% के मार्जिन बढ़ के 36% पे 1400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 70% बढ़ता हुआ। पर ये कंपनियां लेने का समय वो होता है जब इनकी फाइनेंशियल्स एकदम चरमरा गए हों, तब लिया जाता है, तब वैल्यूएशंस बहुत महंगे दिखते हैं आपको। पर लेने, ये उल्टा चलता है मेटल स्टॉक्स। अभी इस तरह के फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स में तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, लेकिन अभी तो खैर रिजल्ट्स पर रिएक्शन इन ग्रीन लेके चल रहा हूं इस काउंटर को। मेरे ख्याल से 6 हो गए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगले स्टॉक्स हैं, मेरी लिस्ट में नज़र रखिएगा। कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नतीजों के साथ साथ खबरों का भी इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो TBO टेक की हमने बात की। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिरामल फार्मा, यहाँ पर भी आप नज़र रखिएगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर स्टॉक का काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़े मूव्स के लिए जाना जाता है। अब घाटा इस बार भी तकरीबन 69 करोड़ का देखने को मिला है, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बढ़िया लग रही है, जिसमें रेवेन्यू 17% बढ़ी है। एबिटा में देखें तो 83% का सर्ज है और जो 5.5% के एबिटा मार्जिन थे वो बढ़कर 8.6% के हो गए। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो इसी के चलते इस स्टॉक को मैंने रखा है इन ग्रीन। फोकस रखिएगा आप हेक्सावेयर को, और हेक्सावेयर में वैसे तो IT स्टॉक्स की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बड़े मूव्स हैं, स्ट्रेंथ है, और इर्रेस्पेक्टिव के अगर नतीजे खराब भी आ रहे हैं, जैसे कि हमने बिरला सॉफ्ट के केस में देखा था, रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी ने अपनी गाइडेंस कट की है। इससे पहले तकरीबन 7 से 7.6% के आसपास की, 6 से 7% की एबिटा गाइडेंस ही दे रहे थे, और इसको थोड़ा सा इन्होंने कट किया है। एबिट मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो यहाँ पर गाइडेंस को मेंटेन रखा है, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ की गाइडेंस कट की है, इसका एक इम्पैक्ट है। तो हेक्सावेयर यहाँ पर आप फोकस रखें, इन रेड रखा है। ओके, 2 इंश्योरेंस प्लेयर्स, एक तो स्टार हेल्थ, जो शायद एक देश की सबसे बड़ी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर है। कल नंबर्स जब आए तो नंबर्स अच्छे हैं, सॉलिड प्रीमियम कलेक्शन है, रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ रही है, अंडरराइटिंग एफिशिएंसी नजर आ रही है। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम 19% का जंप साल दर साल,
मुनाफा साल दर साल 25% बढ़ा, अंडर राइटिंग प्रॉफिट 18 करोड़ से बढ़कर 111 करोड़ रुपए, और जो रिटेल की बात करी थी, फ्रेश रिटेल हेल्थ प्रीमियम 37% ईयर ऑन ईयर जंप। नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, इन ग्रीन रख दिया। दूसरा इंश्योरेंस था गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। कल एक लार्ज ट्रेड हुआ, मैसिव वॉल्यूम्स थे। हुआ क्या, पीक एक्सवी पार्टनर्स, जिसे हम पहले सिकोया कैपिटल कहते थे, उसने 57 लाख शेयर्स कल बेचे हैं, और वो सारा चंक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने खरीदा। इसको ग्रीन के साथ जा रहा हूं, तो दोनों इंश्योरेंस प्लेस इन ग्रीन रख दिए। लास्ट दो कौन से? आखिरी दो स्टॉक हैं इस सेगमेंट के, एक तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, यहाँ पर आप नजर रखिएगा, और इस स्टॉक में एक्शन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मार्केट के हिसाब से आप देखें तो नतीजे थोड़े से स्लाइटली इनलाइन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से जो क्वार्टर वन नतीजों के बाद कमेंट्री आई है ना, थोड़ी सी ईजिंग नहीं है। ये बता रहे कि निम्स में प्रेशर आगे जाके देखने को मिल सकता है यील्ड कंप्रेशन के चलते। साथ में अगर आप देखें तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है ये साइडवेज रहेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट क्वार्टर टू के बाद आपको देखने को मिलेगा। और ये बता रहे कि 6 से लेकर 10 बेसिस पॉइंट का निम्स डिक्लाइन आपको क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री में देखने को मिल सकता है। लोन ग्रोथ के लिहाज से देखें तो FY27 म्यूटेड देखने को मिलेगा, और इंडस्ट्री ग्रोथ के थोड़े से कम यहाँ पर ग्रोथ के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल कमेंट्री आप देखें ना तो कॉन्फिडेंट नहीं है, ना तो एसेट क्वालिटी को लेकर है और ना ही ग्रोथ को लेकर है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस इसने थोड़ा थोड़ा बस चलना शुरू ही किया था। नज़र रखिएगा, इस स्टॉक को इन रेड रखा है। आखिरी स्टॉक है भारतीय एयरटेल, यहाँ पर फोकस रखिएगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग, और ये स्टॉक तो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। एक तरफ अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया की वॉलेटिलिटी है, और दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल लगातार स्टेबल ग्रोथ यहाँ पर लगातार दिखाते जा रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर के लिहाज से कल 2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। चार्ट मुझे बढ़िया लग रहा है, तो बस एक बार आप चार्ट देखिएगा। इन ग्रीन रख दिया स्टॉक को। लास्ट दो में एक तो सिंजीन इंटरनेशनल, इसको लाल रखा है क्योंकि था तो वीक क्वार्टर, आय गिरी, लॉस में आई ये कंपनी। आय साल दर साल 16% का दबाव, EBITDA 56% गिरा, और मार्जिन 24% वाले 12% पे आए, आधे हो गए। पैट बिफोर एक्सेप्शनल जो था वो 1 करोड़ रुपए था, 87 करोड़ रुपीस से घटकर, और आफ्टर एक्सेप्शनल भी देख दीजिए 87 करोड़ से घटकर 9 करोड़ का लॉस हो गया है। तो नंबर्स तो खराब है। अब ये कह रहे हैं कि प्राइमरीली इस क्वार्टर में नंबर्स इंपैक्ट हुए क्योंकि एक मेजर बायोलॉजिक्स क्लाइंट से ऑफटेक नहीं था, और फॉरेक्स हेज के लॉसेस हुए। पर ध्यान रखिए, सिंजीन एक ऑपरेशनल ट्रांजिशन से क्लाइंट लेवल हेडविंड से गुजर रहा है, तो ये पेन पीरियड है, अपन थोड़ा दूर ही रहे। सिंजीन को लाल रखा है इसीलिए मैंने। कर्नाटका बैंक के नंबर्स अच्छे थे, ग्रीन के साथ जा रहा हूं। NII 24% का जंप, NIMs क्यू ऑन क्यू 3.07 से बढ़ के 3.2, 13 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट जो अच्छे अच्छे दिग्गज बैंक ने डिलीवर कर पाए। एसेट क्वालिटी 20 बेसिस पॉइंट्स, ग्रॉस NPA सीक्वेंशियली रिड्यूस हुआ, नेट NPA 11 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हुआ। एडवांसेस में 17% का जंप, डिपॉजिट 7% बढ़े, वो एक डिसअपॉइंटमेंट, पर उसमें कासा जो है ना वो 12% बढ़ा है। ओवरऑल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन नहीं, कासा की तरफ टिल्ट बढ़िया था। तो कर्नाटका बैंक का जामा तो ठीक दिख रहा है, तो इन ग्रीन रख रहा हूं। बाकी देखते हैं, आज बैंक्स के लिए थोड़ा हेडविंड वाला दिन है, कच्चा तेल वगैरह सब मामला गड़बड़ा रहा है, तो देखते हैं बिहेवियर कैसा। नंबर स्पेसिफिक रखा तो थम्स अप था। 10-10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो टीम्स का एक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। और शुरुआत मैंने की एशियन पेंट्स के साथ। इसके अलावा अगर आप देखें तो TIL यहाँ पर आप नजर रखिएगा, डाबर डिक्सन टेक है, मनोप्रम फाइनेंस है, TBO टेक, पिरामल फार्मा, हेक्सावेयर की तरफ से गाइडेंस घटाई गई है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कमेंट्री बढ़िया नहीं है, और भारतीय एयरटेल का टेक्निकल स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया। तो इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए इसमें। जैसी डेवलपमेंट से वैसे कलर शेड्स हैं। अब स्टॉक की पोजीशनिंग अलग बात हो गई। आयशर मोटर्स, ONGC, एस्ट्रल, हिंद रेक्टिफायर्स, रेडिंगटन, मॉयल, स्टार हेल्थ, गो डिजिट और इवन कर्नाटका बैंक इन ग्रीन। सिंजीन के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, पर सबको खैर पता है कि एक फेज से गुजर रही है सिंजीन इंटरनेशनल, लेकिन नंबर्स पे लाल रखा है।